चलो तो अपन शुरू करते हैं अपना एरोमेटिक वाला पार्ट, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वी आर डन विद। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो वी आर डूइंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगेन इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो विल जस्ट ब्रीज थ्रू दैट फटाफट। ग्रीक वर्ड अरोमा, अरोमा कहां से आया था? अरोमैटिक ये शब्द कहां से आया? अरोमा विच मीन्स प्रेजेंट स्मेलिंग। बट ये मैंने बहुत ही क्लियरली आपको कह दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अब मैंने एसीटोन दिया था, जो नेल पेंट रिमूवर होता है आपका। ठीक है, एसीटोन में अच्छी स्मेल होती है लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, है ना। अच्छा, आपके केस में, आपके सिलेबस में, वेदर यू कंसिडर इट एज जेईई मेंस और एडवांस और एनी अदर इवन स्टेट बोर्ड एग्जाम और बिटसेट और एनीथिंग, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको बच्चों, याद करना। मैंने कहा था ना कि 99% केसेस में, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जहां पर एरोमेटिक का मतलब सीधा सीधा क्या है? कंटेनिंग बेंजीन, ठीक है। क्या बेंजीन के अलावा दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, होते हैं। बट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस देखें कि किस तरह के रिएक्शन हमको पढ़ने हैं या किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको बेंजीन के अलावा कोई क्वेश्चन बनता है। ज्यादा से ज्यादा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बनता है आइडेंटिफिकेशन पर। 4 अलग अलग कंपाउंड देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। बट रिएक्शंस आपको बेंजीन के अलावा एरोमेटिक के किसी और के नहीं मिलने वाले, आपके 11th 12th और जेई के, या जेई बेसिकली कोई भी एंट्रेंस के सिलेबस की बात करें तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे पहले फोकस करना, उसके बाद रिएक्शन तो सारे बेंजीन के ही हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में अपन हकल रूल अप्लाई करके इसको आइडेंटिफाई करना, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसके करेंगे, वो कोई भी कंपाउंड दे सकते हो उसमें, है ना। जैसे बेंजीन तो आपको पता ही है, बेंजीन क्या है? 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर्स की क्लोज रिंग है। इसको हम लोग कौन सी टाइप की रिंग में क्लासिफाई करते हैं? क्या मैं इसको होमो बोलूं या हेट्रो बोलूं? साइक्लिक कैसी है ये? होमोसाइक्लिक, है ना। होमोसाइक्लिक मतलब सारे एटम्स हैं इसके रिंग फॉर्म करने वाले, जो भी एटम सारे के सारे, अगर बीच में कोई एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लगा होता तो वो क्या हो जाता? हेट्रोसाइक्लिक हो जाता। अच्छा, होमोसाइक्लिक को मैं कार्बोसाइक्लिक भी बोलता हूं, दूसरा नाम क्या है? ऑब्वियसली कार्बोसाइक्लिक, है ना। तो बिकॉज इसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन है, इसलिए होमोसाइक्लिक भी है, कार्बोसाइक्लिक भी है, ओके। दूसरा आपका नैफ्थलीन, ऑफ कोर्स नैफ्थलीन सबने देखा हुआ है, यस, नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन का क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग होती है। बट नोट करना, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं। 2 बेंजीन रिंग मतलब 6 डबल बॉन्ड नहीं, 2 बेंजीन रिंग मतलब 5 डबल बॉन्ड, ठीक है। नैफ्थलीन बॉल्स, ये मैंने एक फोटो लगा दिया, आप सबने ये यूज भी किया है, देखा भी है ना। छोटे थे ना अपन, मैं बहुत छोटा था ना, मेरे को याद है, मतलब अभी भी वो एक इमेज रहती है आपके दिमाग में बचपन की, ये ना, ये ऐसे इसको यहाँ वहां कोने में रख देते थे वो घर में ना, कबर्ड में, तो मैं ऐसे उठा के स्मेल करता, बहुत अच्छी स्मेल आती थी। तो वो एक आदत होती थी एक बचपन में, राइट। देन लेटर योर पेरेंट्स स्टार्ट टेलिंग यू कि यार वो पॉइजन, उसको हाथ मत लगाओ, राइट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर योर दिस थिंग, ऑफ कोर्स, राइट। एंथ्रासीन है, जैसे बेंजीन इज सिंगल, नैफ्थलीन इज 2 रिंग्स, एंथ्रासीन इज 3 रिंग्स, यस। कैम्फर एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। कैम्फर वो इस मतलब बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन के सीरीज में नहीं, वो एक अलग ये है, ठीक है ना, ओके। स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि भाई 1 2 3 रिंग वाला, ऐसे डायरेक्ट उसमें मत जोड़ लेना उसको, ठीक है। एंथ्रासीन, फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। फ्यूरान क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक है फ्यूरान, क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। ये कितने मेंबर की रिंग है? गिनो। आप बोलोगे सर ये 5 मेंबर की रिंग है। 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हैविंग 1 ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फ्यूरान, ठीक है, राइट। एंटीबैक्टीरियल का काम करता है फ्यूरान। क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। हाँ, फ्यूरान के साथ साथ आपको एक और चीज नोट करनी है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दी है ऑलरेडी एल्कीन्स वाले चैप्टर में, कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नाम का एक आपका कैटलिस्ट हमेशा यूज होता है ना, कैटलिस्ट यूज होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एक थोड़ा ध्यान में कैटलिस्ट का नाम रख लेना। थायोफीन का स्ट्रक्चर वही सेम फ्यूरान जैसा, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होगा तो क्या बोलेंगे? थायोफीन। ये सारे स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लो, याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना इनका, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग होता है ये, ओके। देन यू हैव कैफीन, कॉफी में, राइट। कॉफी बीन्स जो होती है, कैफीन बेसिकली, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक। मिथाइल सैलिसिलेट, क्या होता है मिथाइल सैलिसिलेट? पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स में। अब एक कॉमन मिस्टेक है, लोग मिथाइल सैलिसिलेट को एस्पिरिन बोलते हैं। मैंने क्या बताया था? एसिटाइल सैलिसिलेट एस्पिरिन होता है ना,
बताया था मैंने, एसिटाइल सैलिसिलेट एस्पिरिन होता है। ये क्या है? मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या है बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, झंडू बाम, टाइगर बाम, झंडू बाम, है ना? देखा होगा ना, वो लगाते हैं अपन, सर दुखता है तभी। हाँ, सलमान खान और करीना कपूर का गाना भी है ना ऐसा कुछ, झंडू बाम, कुछ ऐसा कुछ तो गाना है। हाँ, मलाइका अरोरा का गाना है ना? समथिंग सम सॉन्ग वाज देयर, आई रिमेंबर। हाँ, करीना कपूर वाला फेविकॉल है, सॉरी यस। हाँ, तो कुछ तो देयर वाज सम सॉन्ग आई रिमेंबर, सलमान खान हैविंग झंडू बाम समथिंग। हाँ, आई डोंट नो व्हाई these random things are there in your head. Not what you think it is. That is the name of the pharmaceutical company that makes it. गंदे बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से। Okay, in 1865, Frederick August Kekulé, very famous guy, he gave us the structure of benzene. मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, उनको बहुत लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मैंने ये वर्ड्स बताए थे बच्चों, याद होंगे, सबको याद होने चाहिए। क्या वर्ड्स बताए थे? कैनोनिकल बेसिकली जो इमेजिनरी थे, ठीक है ना? लेकिन साथ में हम लोग इनको बेंजीन के खास करके स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केक्यूल स्ट्रक्चर्स। बहुत लोग केक्यूले भी बोलते हैं, ठीक है? केक्यूल स्ट्रक्चर फ्रेंच थे ऑब्वियसली, इसलिए लास्ट का वो ई जनरली प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है? तो बेंजीन में, नहीं सॉरी, नॉट फ्रेंच, जर्मन, सॉरी। तो जर्मन है तो केक्यूले का ई बोलना पड़ेगा, केक्यूली बोलना पड़ेगा, बिकॉज जर्मन प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? एवरी अल्फाबेट इज प्रोनाउंस्ड एज इट इज, ठीक है? तो केकुली बोलना पड़ेगा उनको, एक्चुअली देखा जाए जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है? ओके, तो इन्होंने हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। क्या बोला था इन्होंने कि भाई जो रेजोनेंस वैरायटी है, यानी कि जो डबल बॉन्ड्स आप बनाते हो, वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे रहते हैं। कहां रहते हैं? ऑल्टरनेट, मतलब कि ये जो 3 डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहे हैं अपने को, एक और ऐसी बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जो एग्जिस्ट करी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आप इसको परसीव नहीं कर सकते हो, वो इतना फास्ट है ये चेंज कि आप इसको परसीव नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको इमेजिन कैनोनिकल माना जाता है। और रियल स्ट्रक्चर हमने किसको माना था बेंजीन का? याद करो जरा, अगर याद नहीं तो देख लो फटाक से। रियल स्ट्रक्चर किसको माना था? हमने ऐसा बोला था कि भाई अगर ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, डबल एरो से हम रेजोनेंस दिखाते हैं, ये भूलना मत। डबल हेडेड एरो से हम क्या दिखाते हैं? रेजोनेंस दिखाते हैं ना? अगर ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलूं स्ट्रक्चर 1, इसको बोलूं स्ट्रक्चर 2, ये दोनों आपके केक्यूल स्ट्रक्चर या ऑगस्ट स्ट्रक्चर्स जो भी आप बोलना चाहते हो। बट जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या था, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, उसको हमने बोला था ऐसे, जिसको हम सिर्फ एक सर्कल बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, क्या बोलते हैं? यस, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सबसे स्टेबल, सबसे लीस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होता है। लीस्ट एनर्जी वाला मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला, सीधी बात है ना? तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंसिस्ट्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद 3 कॉन्जुगेटेड डबल, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट, यस। मैंने आपको कॉन्जुगेटेड का वर्ड का मतलब भी समझाया हुआ है ना? सिस्टमैटिकली यानी कि आईयूपीएसी के हिसाब से उसको क्या बोलना चाहिए? 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये बोलना चाहिए, है कि नहीं? ये पूरी, तो यहां पे आप हर बार बेंजीन को समझो कितना टीडीएस हो जाएगा आपके लिए कि 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन लिखना है, तो इसलिए आप नहीं लिखते हो। क्या लिखते हो आप इसको? इसके पॉपुलर नाम के हिसाब से क्या लिखते हो? बेंजीन। अच्छा, क्या मैंने आईयूपीएसी में आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता दी ऑलरेडी कि एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए पॉपुलरली एक्सेप्टेबल नेम्स होते हैं, जिसको हम लोग रियल आईयूपीएसी नेम नहीं, पॉपुलर आईयूपीएसी नेम बोल सकते हैं, करेक्ट? बेंजीन को बेंजीन ही बोलने का, बेंजाल्डिहाइड को बेंजाल्डिहाइड ही बोलने का, एनिलीन को एनिलीन ही बोलने का, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आई होप याद होगी, ठीक है ना? ओके, प्लस मैंने एक लिस्ट आपको पूरी वो पीडीएफ में बना के दी हुई है सबको, जो मैंने लिस्ट दी हुई है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मैंने जो भेजा है ना आपको, वो सब एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स एक साथ पूरी लिस्ट बना के दी है, जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, वो एसीटोफिनोन हो, एनिलीन हो, बेंजाल्डिहाइड हो, फिनॉल हो, आपके जाइलिन हो, उसके ऑर्थो मेटा पैरा फॉर्म्स ऐसे अलग अलग है, ठीक है? बहुत सारे और इसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जो आपको सारे बेसिकली याद होने चाहिए। मैंने एक साथ एक लिस्ट बना दी है पूरी 11th-12th की मिला के, ठीक है ना? आपको उतने ही एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स याद करने बच्चों, ओके? और रट्टा नहीं मारने, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो याद हो जाएगा, एक बार ड्रॉ कर लोगे तो भी बहुत है, ओके? नाउ ऑल कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 hybridized. Why? Because each and every carbon is involved in the formation of double bond. कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो इसलिए सारे के सारे कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज समझते ही आपको और कुछ चीजें आपके दिमाग में तुरंत ऐसे कट करके क्लिक होनी चाहिए। क्या क्या क्लिक होना चाहिए? कि इसका बॉन्ड एंगल
120 होगा। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री होगी, है ना। ये सारी चीजें आपको पता चलती है ना। फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से थोड़ी कम, sp3 से थोड़ी ज्यादा होगी। ये सारे फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। इसकी बॉन्ड लेंथ भी sp3 से थोड़ी कम, sp से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये सारे फंडे आपके क्लियर है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप sp3 से sp2 से sp जाते हो, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। अब क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मेंशन किया था, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और इसके ऊपर थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से, इसको बहुत लोग जीओसी में भी इंक्लूड कर लेते हैं रियलिटी में, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन या जीओसी दोनों में से ये पूछा जा सकता है। हाँ, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना। ओवर द इयर्स जेई के पेपर में, मेंस हो या एडवांस हो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको रैंडम स्ट्रक्चर उठा के देगा और बोलेगा कि भाई इसको पहचानो कि एरोमेटिक है या नहीं है, राइट। या अगर एरोमेटिक है तो उसके हो सकता है वो रीजंस, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में रीजंस पूछ ले। पहले आपको ये नाम जानना चाहिए, क्या है नाम, क्या है, हकल्स रूल्स, ठीक है। जैसे फयान्स रूल, फजान्स रूल, आप फजान बोलते हो, एक्चुअली फयान है, ठीक है ना। कैसिमियर फयान, जो केमिकल बॉन्डिंग में फयान्स रूल पढ़ाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे ये भाई साहब थे हकल, ठीक है। ये हकलाते नहीं थे, इनका नाम हकल था, ठीक है। तो हकल्स रूल, नॉट वन रूल, देयर आर 3 रूल्स, ठीक है। हकल्स रूल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं नाउ। अच्छा, एक चीज और जो एक थोड़ा सा एक माइनर एक गलती है, जो बहुत सारे कभी कभी टीचर भी बोलते बोलते बोल जाते हैं और बच्चे भी गलती करते हैं। बता दूं, क्या ये सारे रूल हकल्स रूल्स हैं? ये पहले तीनों हकल्स रूल्स नहीं है एक्चुअली, टेक्निकली ये नहीं है, बट हम लोग चारों को हकल्स रूल के हेडिंग के अंडर पढ़ लेते हैं, समझे। सो व्हेन आई से देयर आर मेनी रूल्स, आई से इट, बट लिटरली व्हाट इट एक्चुअल मीनिंग क्या है टेक्निकली, हकल्स रूल जो है ना वो हकल्स नंबर पे डिपेंड करता है। वो है 4n+2। क्या है नंबर? 4n+2। अब वो क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 4, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसका एक एक्सेप्शन भी, अगर n = 0 है तो भी साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन बन सकता है, जो कि एरोमेटिक है, जिसमें आप डांसिंग रेजोनेंस, ये नाम सबने बहुत पॉपुलरली सुना होगा, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में कहीं पे जिसका मेंशन नहीं, बहुत सारे बुक्स में भी मेंशन नहीं है, बट बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। खैर वो बाद में, पहले बेसिक सीख लो। बेसिक क्या बोलता है कि कंपाउंड कंप्लीटली साइक्लिक, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर से सीखो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। पहला, कंपाउंड कैसा होना चाहिए बच्चों? साइक्लिक, मतलब कंप्लीटली क्लोज चेन होना चाहिए। जैसे चेन ओपन हो गई तो एरोमेटिसिटी गई भाड़ में, उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनार। प्लेनार का मतलब कि सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए? sp2 ही होने चाहिए, ठीक है, ना sp चलेगा ना sp3 चलेगा, समझे। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब ऑलरेडी बताया है ना। या तो मतलब कि सिंगल डबल ऑल्टरनेट हो, या बीच में कहीं आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, कभी कहीं कुछ अलग दिखे, ठीक है। सिंगल बाजू में, डबल बाजू में नहीं चलेगा। सिंपल कर दिया, कॉन्जुगेटेड का मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझे कि नहीं? यस, ओके। और लास्ट तो जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, हकल रूल, मतलब n की वैल्यू कुछ भी डालो, 1 2 3 4, 4n+2 ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर इसलिए जैसा मैंने कहा ना, ये 0 लिखा है, 0 वाला एक ही एग्जाम्पल है स्पेशल, बाकी आप इन जनरल 1 2 3 4 बोल सकते थे। अब जरा एग्जाम्पल को इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं भाई, कि बेंजीन अगर एरोमेटिक है, अगर हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि बेंजीन क्या है बच्चों? एरोमेटिक है, तो इसको प्रूव करके दिखाइए। तो साइक्लिक है क्या? बेंजीन साइक्लिक है? आप बोलोगे हाँ, बेंजीन क्लोज चेन है सर, साइक्लिक है, ठीक है। क्या बेंजीन प्लेनर है? क्या बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हैं? आप बोलोगे हाँ सर, यस, सारे कार्बन sp2 हैं। बेंजीन में कितने पाए बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको? 3 पाए बॉन्ड्स, यानी कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाए इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 6 पाए इलेक्ट्रॉन्स। तो n का वैल्यू, अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूं, कितना? 1, तो 4n+2 6 होता है। तो ये 6 यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये हकल नंबर या हकल रूल में फिट हो रहा है? हाँ,
तो यार ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बेंजीन को मैं एरोमेटिक बोल सकता हूं। सपोज मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते, क्या होते? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसकी जगह पे कोई भी नंबर डाल दूं, अगर मैं 0 डालता तो आंसर 2 आता, 1 डालता तो आंसर 6 आता। मतलब कि यहां पर कोई भी नंबर डालूं, मैं कुछ भी नंबर डाल सकता, डालने पे मेरे को 4 आंसर तो नहीं मिलने वाला है, राइट है कि नहीं? अब 1.5 बन के ये मत बोलना कि सर यहां पर हाफ डाल दो, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है ना? हाँ, 0 1 2 3 4 बोल दिया ना, क्लियर बोल दिया, ठीक है ना? तो 1.5 नहीं बनना, अपने को रूल फॉलो करना है, इसलिए नाम उसका रूल है, हाइपोथेसिस नहीं है, रूल है वो, रूल होता है ना? ठीक है, तो इसलिए बेंजीन साबित हो गया कि बेंजीन क्या है बच्चों? बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। अच्छा, अब थोड़े से आपको मैं इसके एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको मैं अगर बोलूं ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाया मैंने, तो क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? चलो ऐसे लिख के दिखा दो, क्या ये साइक्लिक है? आप बोलेंगे हाँ ठीक है साइक्लिक है। कितने कार्बन दिख रहे हैं वैसे? तो सर 1 2 3 है ना? अब मैं आपसे कहूं कि मैंने इसके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड, क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया। तो कार्बन कैसे बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये वाला sp2, ये वाला sp2, लेकिन ये वाला sp3, सही है ना? क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, प्लेनार भी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? साइक्लिक है, देखो कैसे वो आपको घुमाता है, सुनो जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन कैसे बनाता है वो एग्जाम में, ठीक है? पहले सिंपल बनाएगा फिर वो घुमा देगा आपको, समझो। साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन यहां पे है? नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। ऑल्टरनेट डबल, जैसे अगर मैं देखूं तो ये वाला डबल है लेकिन ये तो सिंगल है ना, बाकी दोनों, यहां देखो ये डबल है तो ये सिंगल, दोनों सिंगल है ना, तो ये 2 बैक टू बैक सिंगल आ गए ना, है कि नहीं? तो ये वाला तो है ना। अच्छा, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या सारे प्लेनर है क्या? नहीं, एक sp3 है ना, sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, तो नहीं है। तो मतलब कि ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं एक जादू करूं, छोटा सा, एक छोटी सी चीज बदल देने से देखो सब कुछ बदल जाएगा। एक छोटी सी चीज, इसको कर दिया प्लस साइन। अब बताओ, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, बेसिक्स में सिखाया तुम लोग को कार्बोकैटायन कैसा होता है, sp2 होता है। तो अब मुझे बताओ क्राइटेरिया बदल गए सारे? साइक्लिक है, हाँ। कॉन्जुगेटेड है, हाँ। देखो ना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल, 2 सिंगल बैक टू बैक नहीं आ रहे, समझा? कितना मजा आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज से कितना कुछ बदल गया, है कि नहीं? क्या प्लेनर है स्ट्रक्चर? हाँ, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं, क्या n की वैल्यू 0 पुट करूं तो 4n + 2 का आंसर आएगा 2। यहां पे कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? एक ही डबल बॉन्ड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। तो क्या ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ? तो क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। तो आपको मैं पूछूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको मैं पूछूं कि बच्चों साइक्लोप्रोपीन सिर्फ साइक्लोप्रोपीन होता तो क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। लेकिन क्या साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकैटायन है, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। बात समझ आई? आ गई? अब सवाल यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, सवाल यह है कि ये एरोमेटिक है, ये मैंने रूल्स से तो प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? रूल से प्रूव किया ना आपके सामने, लेकिन लॉजिक से इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। पूछो क्यों? क्यों है ना? क्योंकि भैया हम ऐसा बोलते हैं ना, हम तो ऐसा बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर यहां से कुछ और ऐसे आएगा। रेजोनेंस का मतलब तो ऐसा होता है ना, बॉन्ड का शिफ्टिंग। लॉजिक तो ये बताता है, कॉमन सेंस तो ये बताती है। अरे सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बोलो। आपको यही सिखाया ना मैंने, बेंजीन में ऑल्टरनेट ऐसा डबल बॉन्ड अपनी जगह शिफ्ट करता है ना? तो आप सोचोगे कि यहां पर भैया यहां तो गरीबी छाई हुई है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां से क्या आएगा? तंबूरा। समझे मेरी बात को?
शिफ्ट करने के लिए कुछ है क्या उसके पास? है ही नहीं। तो फिर ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, फिर ये कैसे एरोमेटिक हो रहा है? और यहीं पर एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जो एक्चुअली, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक नया शब्द ये इंडियन कल्चर में, इंडियन हमारे टीचिंग सिस्टम में, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट हमारे टीचिंग सिस्टम में ये एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? शायद कुछ आप में से कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा या पहले सुन भी लिया होगा पहले। बहुत एक कॉमन टर्म, पॉपुलर टर्म है जिसका मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, सच बोलूं तो, ठीक है। बट रियलिटी क्या है, देखो, इसको इंडियन लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो बनाना बॉन्ड मैंने बताया था ना, बनाना बॉन्ड नाम फेमस कर दिया, लेकिन असल में वो बनाना बॉन्ड नहीं होना चाहिए, असल में उसको वो आप थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलना चाहिए, बट उतना बड़ा बोलेगा कौन, है ना, तो बनाना बोल दिया। वैसे यहां पर है, यहां पर डांसिंग रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया, बट रियलिटी ये है कि ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप का, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ये एक रेगुलर कार्बोकैटायन नहीं है। ये जो है ना, ये वाला, ये एक नॉर्मल कार्बोकैटायन जैसे आप पढ़ते हो ना, वैसा नहीं, क्योंकि इसके आजू बाजू बहुत सारी कमियां हैं जो आपको मैंने अभी दिखाया कि भाई ये नॉर्मल रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है थ्रू अ कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म, दैट इज we call it as dancing resonance, and I'm not going to go into the details of that as of now because honestly that is not part of your syllabus, ठीक है। A lot of teachers will end up wasting a lot of time in teaching you this. Go and check the last 45 years का papers of JEE, never has a question been asked directly on this. So just to know impressive terms and learn impressive terms, don't waste your time on this, ठीक है। एक तुमको टर्म, क्योंकि तुमको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए बता दिया कि वो क्या है, अप्लाई किस पे हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये मैंने रूल्स कैसे अप्लाई करने वो सिखा दिया, वो कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई रूल वाइज आपने एक एक कैसे अप्लाई करना है वो सीख लिया, ठीक है बच्चों। ओके, मैंने जब आपको कार्बोकैटायन का एक वो ऑर्डर दिया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर, याद है पूरा, कि सारे टाइप्स के कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होता है, हमने बोला था ना टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी तो सब सीखते हैं, बट उसमें विनाइल कहाँ आता है, एलाइल कहाँ आता है, टर्ड ब्यूटाइल कहाँ आता है, पूरा हमने ये लिखा था, है ना। उसमें भी साइक्लोप्रोपिनाइल नाम आया था, बट उस वक्त आपको उसकी इतनी डिटेल नॉलेज नहीं थी। अब आप वापस जाके वो देखोगे ना तो आपको समझेगा अच्छा साइक्लोप्रोपिनाइल को स्टेबल क्यों माना गया था, समझे। काफी स्टेबल कार्बोकैटायन इसको माना जाता है ड्यू टू दिस फिनोमेनन। बात समझ आई क्या? यस। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो वो एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, बाकी सब जगह आप कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके आओ बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे दूसरा वाला ये देख लो, पाइरोल, दूसरा वाला क्या है, पाइरोल। देखो मैं आपको बातों बातों में ना यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बताते जा रहा हूँ जिसके स्ट्रक्चर आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे आपको फ्यूरान बता दिया, थायोफिन बता दिया, है ना। यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर आपको और देखने मिला, कौन सा, पाइरोल। बताइए, चलो सेम रूल्स अप्लाई करिए। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप फटाफट अप्लाई करिए बच्चों। साइक्लिक है, देखो अब यहाँ पे एक यूनिक चीज देखने मिलेगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही दिख रहे हैं ना, पाई बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। बट नोटिस करो, साइक्लिक है, बोलो हाँ या ना, साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनार स्ट्रक्चर है क्या? अब आप पूछोगे सर ये प्लेनार स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। तो अब जो यहां पर समझो, अब ये थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है, ये मस्त घुमाता है आपको, अपने को देख के ऐसा लगता है कि हाँ नाइट्रोजन तो sp3 है कि नहीं, उसने डबल बॉन्ड तो बनाया नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये क्या है, लोन पेयर। तो आपको ये भी नोट करना है कि अगर आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो वो क्या है, उसका लोन पेयर है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या हो जाता है, बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब समझो ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, क्या हो जाता है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। हाँ, तो बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर, इसके ऊपर चला जाएगा। फिर लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर, फिर लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ऐसे करके वो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपना चलते रहेगा, बरोबर। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओरिजिनली 2 पाई बॉन्ड से, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे ओरिजिनली, कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बट ये लोन पेयर भी बोला, तुम लोग के साथ होता है ना, नवरात्रि में गरबा खेलने जाते हो, एक ग्रुप है जिसमें क्यूट सी लड़की गरबा खेल रही है, तुमको बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी ज्वाइन करूं उस ग्रुप को, होता है ना।
तो तुम पहले एक बार सोचते हो, 2 बार सोचते हो, फिर तीसरी बार कूद ही जाते हो, भले कोई भी स्टेप चल रहा हो, है कि नहीं? है ना? मतलब वहां पे सब लोग ग्रेसफुली डांस कर रहे हैं, अपन लगे हुए हेलो। तो वैसे ही यहाँ नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, इसको हो रहा है फोमो, जो तुम लोग को सुना होगा ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये बोल रहा है अरे यार ये पाई इलेक्ट्रॉन बड़ा झूम रहा है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन भी बड़ा झूम रहा है, मैं भी झूमूंगा, है ना? तो ये हालो करके कूद जाता है। तो नाउ टेल मी दिस, इज दिस लोन पेयर पार्ट ऑफ दिस रेजोनेंस, पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पार्ट ऑफ द रेजोनेंस? आप बोलोगे हाँ। And because this nitrogen has given the lone pair and it is now technically behaving like this, now this nitrogen is also sp2. All this you have to imagine. दिख नहीं रहा है स्ट्रक्चर में, इसमें इसलिए तो दिमाग लगाना है। दिख रहा होता तो फिर कोई गधा भी बता देता, है ना? तो यहां पर एक्चुअली आपको दिख रहे 1 2 2 4 और ये लोन पेयर के 2, यानी कि 6 टोटल। कितने? 6। और 6 के लिए आपको पता है। अच्छा, आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, अभी आप लोग स्मार्ट हो, आपको पता चल गया होगा कि सर 6 10 14 18 ऐसा 4 4 का डिफरेंस पे कोई भी नंबर आएगा तो वो एरोमेटिक में आने ही वाला है। समझ गए क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 6 रहेगा, n की वैल्यू 2 रहेगी तो 10 रहेगा। करके देख लो, 4 × 2 + 2, है ना? ऐसे करके आपको मिलेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, आराम से जा रहे हैं अपन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? तो पायरोल भी एरोमेटिक है, ये प्रूव हुआ। पायरोल में क्या था? साइक्लिक यस, प्लेनर यस, कॉन्जुगेटेड यस, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगला वो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है? साइक्लोब्यूटाडाइन, बताइए साइक्लोब्यूटाडाइन क्या? अच्छा, क्या यहां पे कोई लोन पेयर डोनर है? नहीं, सारे कार्बन है, चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है ना? चलो देखो, कार्बन 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 कार्बन, बरोबर। अगेन आप आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा, आप खुद आंसर दोगे। चलो बताओ, क्या ये साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है। प्लेनर है? हां। कॉन्जुगेटेड है? हां। लेकिन 4n + 2 में बैठता है क्या? नहीं। किस में बैठता है? ये 4n में बैठता है। किस में बैठता है? 4n, मतलब +2 हटा दो, 4n। और जो कंपाउंड ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद, ये सारे पहले 3 कंडीशंस तो रहेंगे यहां, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो सारे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद अगर 4n + 2 में नहीं बैठता, किस में बैठता है? इक्वेशन 4n में बैठता है, तो उसको आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक। क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक। क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक। आपको ये इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि बहुत बच्चे जो यहां काउंटिंग में गलती करेंगे, ये 2 पाई बॉन्ड देख के एंटी एरोमेटिक लिख के आ सकते एग्जाम में, क्योंकि अगर आपने लोन पेयर मिस किया तो। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इंपॉर्टेंट था ये एग्जाम्पल। बात समझ आई बच्चों? गलती कहां हो सकती है? देखो, गलती जानो कहां हो सकती है, तभी गलती अवॉइड करोगे। सही है ना? हम ना बचपन में वो गेम खेलते थे मारियो, ये तो इतना खेले ना कि याद हो गया, पता है वो कहां कीड़ा आएगा, कहां डक आएगी। तो पहली बार वो मर जाता है, सेकंड टाइम याद हो जाता है ना, तो पता है पहले ही जंप कर लेते हैं। बस ये वैसा है, गलती पता कर लो कहां हो सकती है, गलती अवॉइड हो जाएगी। सही है ना? चलो, तो साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये अच्छा नॉन एरोमेटिक यहां लिखा है, बट मोर प्रिसाइज क्या होना चाहिए कि ये एरोमेटिक नहीं है, बरोबर है, बट क्या है? क्या नहीं है वो छोड़ो, क्या है? एंटी एरोमेटिक है। समझे कि नहीं समझे? अब आप पूछोगे सर ये एंटी एरोमेटिक किस बला का नाम है? तो एंटी एरोमेटिक क्या है कि बाकी सारे क्राइटेरिया ये मीट कर रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर के क्राइटेरियन को मीट नहीं कर रहा, तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्या ये? तो ये वाला जो है ये स्टेबल है, बेंजीन जो है ये स्टेबल है कंपैरेटिवली, और ये कैसा है? हाईली अनस्टेबल है। बात जारी भेजे में? तो मैं आपको ऐसे 3 कंपाउंड दूंगा, फिर 4 कंपाउंड दूंगा, बोलूंगा इसको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाओ, तो आप समझ जाएंगे, है ना बच्चों? इस तरह से। ओके, ये वाला देखो 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक? इन्हें पहले ही फेल हो गया ये, समझे? मतलब ये रेस के लिए गया था, इसका बाइक ही नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो ये नॉन साइक्लिक है, बात ही खत्म हो गई, है कि नहीं? बात ही खत्म हो गई। अच्छा, जब ये पहले 3 क्राइटेरिया में फेल हो जाता है ना, मतलब कि साइक्लिक या प्लेनर या कॉन्जुगेटेड, तो ये नॉन एरोमेटिक है। समझे? ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर ये नॉन एरोमेटिक वाला एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है कि कम? तो एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है। एरोमेटिक वाले बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी ही स्टेबिलिटी है ना? एरोमेटिसिटी अपने आप में क्या है? स्टेबिलिटी। गंगाधर ही शक्तिमान है ना, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है,
तुम्हारे लिए वो है ना। मैं भूल जाता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, तुम लोग यंग हो ना। चलो ठीक है, बुढ़ा बोल रहे हो मेरे को। चलो तो जो ब्यूटाडाइन है बच्चों, ये वाला क्या था, ये नॉन एरोमेटिक था, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। चलो ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक था, है ना। और ये क्या है, एरोमेटिक था। चलो मान लो, ठीक है, ये तीनों मैंने लिख दिए। मैं इसको बोल देता हूं कंपाउंड नंबर 1, इसको बोल देता हूं कंपाउंड नंबर 2, इसको बोल देता हूं कंपाउंड नंबर 3, और आपको बोलता हूं इसको ऑर्डर में अरेंज करो। बेंजीन को फिलहाल साइड में रखो। चलो पहले ये 2 3 को, तो आप बोलोगे एरोमेटिक वाला सबसे स्टेबल, एरोमेटिक वाला हमेशा सबसे स्टेबल, एंटी एरोमेटिक वाला सबसे घटिया स्टेबिलिटी में, और जो नॉन एरोमेटिक है वो बीच में। बात समझ आई, ठीक है। एंटी एरोमेटिक वाला तो नाम से ही पता चल रहा है यार, एकदम से अनस्टेबल होगा। बात समझ आ गई ना, बढ़िया। चलो अब आप बताओ, अब यह फटाक से आंसर बता लोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक इन नेचर? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला। अब थर्ड वाला जो लोग सोच रहे हैं वो देखो यार, गलती कहां हुई, देखो ना, यहां पर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर क्या, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड के बाद डायरेक्टली या तो सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड फॉलोड बाय। अच्छा, जिनको कॉन्जुगेशन, आप लोगों को कॉन्जुगेशन का मीनिंग समझने में थोड़ी ये हो रही है क्या, दिक्कत हो रही है? सिंपल मैं एक लाइन लिखता हूं, इस लाइन को याद रख लेना। कॉन्जुगेशन शब्द का मीनिंग, इसका अर्थ चाहिए तो अपनी एनसीईआरटी में या सामने नोटबुक में कहीं पे भी टॉप मार्जिन पे लिखना। कॉन्जुगेशन का सिंपल मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉलोड बाय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डायरेक्टली फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय आइदर सिंगल बॉन्ड, ओके, और पॉजिटिव चार्ज, ओके, और लोन पेयर, और क्या, डबल बॉन्ड के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर। ये तीनों में से कोई एक रहेगा ना, तब उस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड बोलना। अब आपका दिमाग में सवाल आएगा, सर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, उसके तुरंत बाद पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद वापस सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड को फॉलो नहीं कर रहा है ना, समझ गए बात को, ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज हकल रूल, बताइए फटाफट। आंसर ए बी सी डी, ऑप्शन सी, दैट इज 4n+2। 4n वाले को हकल नहीं बोलते, एंटी हकल भी नहीं बोलते है, ऐसा ही है। 4n को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलो क्लासिफाई कैसे करना है, फट 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 क्लासिफाई कैसे करना है एरोमेटिक को, बेंजीनॉइड्स है ना, दैट इज बेंजीन कंटेनिंग, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, मतलब जिनमें एक वन और मोर बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन, या बेंजीन में CHO लगा दो, बेंजाल्डिहाइड, या बेंजीन में मैं ये लगा दूं बच्चों COH, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। 2 COH लगा दूं, इसका नाम लिख के दिया है मैंने, इसका नाम है थैलिक एसिड। देखो इसका नाम आप बोल सकते हो कि बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए सर, बरोबर है, IUPAC बोलता है ऐसा, लेकिन मैंने क्या बोला है, पॉपुलर नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। क्या नाम है इसका, थैलिक। अच्छा, ऑर्थो या मेटा या पैरा, ऑर्थो है ना, बाजू बाजू में गधो, ऑर्थो, एक छोड़ के होता तो मेटा, एक और सामने होता तो पैरा, है कि नहीं, ठीक है। तो बेंजीनॉइड्स में ये कैटेगरीज थी। नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होती, जैसे कि अभी बताया ना, जैसे साइक्लोप्रोपिनाइल है, फ्यूरान है, थायोफीन है, पायरिडीन है। अच्छा, पायरिडीन और पायरोल में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पायरोल क्या था, 5 कार्बन की रिंग थी, पायरोल क्या था, NH था, 5 कार्बन की रिंग थी, और ऐसा था NH था। पायरिडीन पायरोल को कंपेयर करो। पायरिडीन पायरोल के बारे में एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊं, पायरिडीन भी एरोमेटिक, पायरोल भी एरोमेटिक। इसमें गच्चा खा जाते बच्चे, बोलते क्या बात करो, मजाक कर रहे हो सर। पायरिडीन भी एरोमेटिक और ये पायरोल भी, लेकिन ये रट्टा सब बच्चे मार लेते हैं, लेकिन जब सवाल पूछता हो ना तो हवा टाइट हो जाती है। क्या इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, इसका नहीं करेगा? ऐसी नाइंसाफी क्यों भैया? यहां पर जो नाइट्रोजन है वो ऑलरेडी sp2 है ना, तो इसका जो डबल बॉन्ड है ना वो उसके प्लेन में नहीं है कि वो ये कर ले, क्या बोलते हैं,
शेयर कर ले रेजोनेंस में। ये थोड़ी ये बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है बच्चों को समझने में, तो आपको आसानी से समझाता हूँ। याद है मैंने इस शेयरिंग को पासिंग द पार्सल के गेम से समझाया था आप लोग को, याद होगा ना, कि 6 लोग बैठे हैं, 6 कार्बन बैठे हैं और 3 डबल बॉन्ड है और पासिंग द पार्सल खेल रहे, याद है ना ये। तो ये जो पायरिडीन है ना, इमेजिन करो कि इसमें तुम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के 6 दोस्त पासिंग द पार्सल खेल रहे हो और तुम्हारा 7वां दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है। तुम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो, वो फर्स्ट फ्लोर, तुम अलग अलग फ्लोर पे हो, तो क्या वो तुम्हारे साथ खेल सकता है? नहीं भाई, कैसे खेलेगा? पायरोल में तुम्हारा दोस्त बाजू में बैठा है ना, समझे? तो कूदा ना वो तुम्हारे ग्रुप में गरबा खेलने को। हाँ, तो ये वो ग्रुप है जो तुमको नहीं आने देगा, क्योंकि उसको पता तुम चिचोरे बच्चे हो। हाँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक, ये फालतू है, ठीक है, इसको फटाफट ये करो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। एलिफैटिक ओपन चेन। हाँ। अच्छा, एरोमेटिक का मतलब हर क्लोज चेन एरोमेटिक नहीं होता ना, क्लोज चेन में हमारे बहुत सारे वेराइटीज थे, एलिसाइक्लिक वगैरह भी थे। एरोमेटिक में हायर कार्बन परसेंटेज होता है, क्या ये बात सच है? हाँ, आप बेंजीन का एग्जांपल लेके देख लो, C6H6, और साथ में आप हेक्सेन का एग्जांपल ले लो। ओपन चेन में हेक्सेन होता है ना, C6H14, इसमें हेक्सेन में टोटल 20 एटम्स है, क्या है 20 एटम्स, हाँ, उसमें कार्बन का रेशियो 6, और यहां पर टोटल 12 एटम्स है, उसमें से कार्बन का रेशियो 6। ऑब्वियसली किसमें ज्यादा है? और अगर मैं वेट के हिसाब से देखूं तो बेंजीन में तो बहुत ही ज्यादा है। बेंजीन में 78, उसका मॉलिक्यूलर वेट 78 है, उसमें से 72 तो कार्बन ही है कि नहीं? जबकि हेक्सेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ना, 86 होगा ना बच्चों, 86, लेकिन उसमें से कार्बन कितना है? 72। तो 72/78 ज्यादा है कि 72/86 ज्यादा है? ऑफकोर्स ये ज्यादा है ना, करेक्ट? बात समझ आई कि नहीं आई भाई? समझ गए बच्चों? तो इसलिए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखो आप बेंजीन का कैलकुलेशन करके देख लो, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास, है ना, मैं अभी करके बताया ना मैंने आपको, 72/78 है ना। परसेंटेज में एक्सप्रेस करके देखिए बच्चों, कितना होता है? 92.3%। ये ध्यान में रख लेना, ये वैल्यू, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको, कैलकुलेट करने से अच्छा ध्यान में रख लेना। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन कितना है? 92.3। अपने बुक में टॉप मार्जिन पे लिख दो या एनसीईआरटी में लिख दो। तो ये कार्बन, आप बोलोगे ठीक है सर कार्बन ज्यादा होता है तो हम क्या करें, हमको जान के क्या करना है कार्बन ज्यादा होने से? तो ये ध्यान में रखना, एक छोटा सा अगेन बहुत सिंपल सा एक फैक्ट है कि जिसमें कार्बन अगर ज्यादा होगा, जिस कंपाउंड में कार्बन की मात्रा, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसकी फ्लेम जो है ना, जब वो जलेगा ना, तो वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? सूटी फ्लेम, समझ रहे हो? सूट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सूट। क्या होता है सूट? जब वो कुछ चीजें जब जलती है ना, तो वो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, ब्लैक कलर का रेसिड्यू, उसको बोलते हैं सूट। लकड़ी जलने पे कैसे काला काला हो जाता है, राइट? उसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। तुम लोग तो वो सूट करदा वाला गाना सुनते हो ना, वो सूट अलग है। ये सूट मतलब जो चिमनी विमनी में लकड़ी जलाने पे कालिख जो हो जाती है, उसको सूट बोलते हैं, ठीक है? ओके, हेक्सेन में ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी, बेंजीन और हेक्सेन दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। हेक्सेन में कितना है? 83%। ये याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? एल्केन्स का नहीं, बेंजीन का याद रख लेना। और देखो मैंने आपको बताया, बर्न्स विद व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम? सूटी। धुआं ज्यादा, काला धुआं ज्यादा होता है। सिंपल बात में बोलूं तो क्या, काला धुआं ज्यादा होता है। और ये वाला कैसा होता है? नॉन सूटी फ्लेम। इसलिए तुम अपने घर में एलपीजी गैस यूज करते हो ना, गैस जलती है तो धुआं होता है क्या? नहीं, लेकिन लकड़ी जलाते हो तो ज्यादा धुआं होता है। सही है कि नहीं? बात समझ गए ना? तो देखो गैस की फ्लेम ऐसे कलर, वाह क्या कलर बनाया, देखो ब्लूइश फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और तुम्हारी जो लकड़ी की फ्लेम थी वो कैसी थी? लकड़ी मतलब कोयले की या लकड़ी की, ये येलो फ्लेम थी, ये रिड्यूसिंग फ्लेम है। क्या है ये? रिड्यूसिंग फ्लेम। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सही है। अच्छा, एरोमेटिक में क्या होता है? जनरली साइक्लिक विद ऑल्टरनेट सिंगल डबल, बरोबर ना? अच्छा, सब में ऑल्टरनेट सिंगल डबल होता है क्या? अभी आपको मैंने प्रूव करके तो दिखाया कि कहीं पॉजिटिव चार्ज, कहीं लोन पेयर, ये भी होता है ना। लेकिन एक डिफाइन करने का तरीका है, बेंजीन के हिसाब से डिफाइन कर दिया। क्या? ऑल्टरनेट सिंगल डबल। अरे समझ रहे हो ना? ठीक है। एलिफैटिक वाले कैसे? ओपन चेन है। एरोमेटिक वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर्ड होते हैं क्या? एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बट कौन से वाले? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन से वाले? इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं बट बहुत कम, ज्यादा करके
इलेक्ट्रोफिलिक। मैकेनिज्म कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्केन्स जो है, एलिफैटिक में क्या है, हमको डिवीजन है हमारे पास। एल्केन ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं, एल्कीन एल्काइन एडिशन प्रेफर करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको बहुत इन डेप्थ में करवा चुका हूं, सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स याद होगा। एल्केन्स के हमने ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, एल्कीन्स के एडिशन ने ना, सीन एंटी एडिशन, हैलोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, बहुत सारी चीजें की थी हमने। और एल्काइंस में भी सेम था। यस बच्चों, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई सवाल, कोई डाउट? बढ़िया। ओके, कुछ एमसीक्यूज इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं फटाफट। चलो बताओ, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी, नॉन सूटी? यस, वेरी गुड, इट इज सूटी फ्लेम। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑब्वियसली बर्न विद सूटी फ्लेम। Naphthalene belongs to which category of aromatic compounds? Benzenoid, of course, it is benzenoid. All carbon atoms in benzene are which type of hybridization? Answer A, B, C, D. Agra, Bombay, Chennai, Delhi, Bombay, B. है ना? Benzene contains 8 pi electrons, 10, 6, 2. How many pi electrons? Of course, 6 pi electrons. What is the total number of electrons in benzene? चलो ऐसा अगर मैं घुमा के पूछूं तो बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस नहीं पूछ रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। चलो फटाक से बताओ। हाँ, ये लगता है कि अरे क्या सर फालतू सवाल कर रहे हो बच्चे, ऐसा हुआ ना, गलती होता है ना। कार्बन को यहां पे 6 गिनना है, मैंने नंबर पूछा है, वेट नहीं पूछा। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन मतलब कितना? 36 ना, एटॉमिक नंबर पूछा है मैंने इलेक्ट्रॉन्स। और कितने थे? 6 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हुए? 42 हुए ना, समझे? मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, थोड़ा घाई गड़बड़ नहीं करना, ठीक? चलो नॉमेनक्लेचर फटाफट, एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे करेंगे भाई। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मैंने आपको पीडीएफ में इसी फॉर्मेट में पूरा लिख के दिया है, इसी सेम फॉर्मेट में पूरा लिख के दिया है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये हम लोगों ने मोनो और डाई उसमें किया हुआ है ना, आईयूपीएससी में, ठीक है? फटाफट देख लेते हैं। रूल्स गया भाड़ में, ठीक है? बेंजीन को पेरेंट कंपाउंड मानो। अगर बेंजीन से 6 कार्बन, 6 कार्बन या लेस का चेन है बेंजीन से जुड़ा हुआ, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। उसको क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। या कोई और फंक्शनल ग्रुप है जो टाइप 2 का भी है, तो उसको भी सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, है ना? या ईथर वाला एल्कोक्सी, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सबको क्या मानोगे? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स, है ना? अगर कोई ऐसा है टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमाइन, ये सब है ना, तो उनको सफिक्स मानोगे। लेकिन ध्यान से सुनना, उनको सफिक्स मानना चाहिए, लेकिन आईयूपीएससी के रूल के हिसाब से बेंजीन के नाम लिखे जाते हैं क्या? नहीं, बेंजीन के हमेशा पॉपुलर नेम्स लिखे जाते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये बेंजीन रिंग विद OH ग्रुप, आई शुड आइडियली कॉल इट, है ना, बेंजाइल नहीं, इसमें फिनाइल ग्रुप है, उसमें अल्कोहल लगा हुआ है। ये क्या है? ये बेंजाइल है। ये क्या है? बेंजाइल। ये क्या है? फिनाइल। तो यहां पर फिनाइल ग्रुप में डायरेक्टली OH लगा हुआ है, बरोबर। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के अंदर एक CH2 लगा होता और उसके ऊपर OH लगा होता, तो ये क्या होता? बेंजाइल अल्कोहल होता। फर्क समझा? इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। पहले फर्क समझो, गड़बड़ मत करो, है ना? ठीक है? तो यहां पर फिनॉल, जैसा मैंने कहा कि आइडियली तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन हो सकता था, अगर मैं आईयूपीएससी रूल्स के हिसाब से जाता, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ, ऐसा कुछ बोल सकता था, है ना? बट बेंजीनॉल बोलना चाहिए था। आइडियली तो मुझे क्या बोलना चाहिए था? बेंजीनॉल बोलना चाहिए था कि भाई मैं इसको सफिक्स मानूं और इसको पेरेंट चेन मानूं। बट none of those names are used. None of those names are. What is used instead is phenol, which is a popular name, which is it is an accepted IUPAC name. What is it? तो you have, of course, you have phenol. जैसा मैंने कहा कि इसके पॉपुलर नेम्स हर एक के आपको याद होने चाहिए। सेम वे आपके पास अगर यहां पर CH3 है, तो अगेन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट मिथाइल बेंजीन, आई कॉल इट टोलुइन। देन अगेन आपके पास NH2 है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग इट बेंजीन अमाइन या अमाइनो बेंजीन और समथिंग लाइक दैट, आई विल कॉल इट एनिलीन, है ना? COH वेरी क्लासिक, बेंजोइक एसिड। मैं फिनोइक एसिड नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्यों? 7 कार्बन है, देखो फिर से 7 कार्बन है, तो बेंजोइक एसिड है,
ठीक है ना? ओके अगर एल्काइल ग्रुप जो है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें 6 से ज्यादा कार्बन होंगे, क्या होगा? 6 से ज्यादा कार्बन, तो वो पेरेंट बन जाएगा और बेंजीन का जो रिंग है वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में क्या रहेगा? वो फिनाइल रहेगा। ऑफ कोर्स क्या रहेगा? फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर सिर्फ C6H5 है तो फिनाइल, और C6H5CH2 है तो बेंजाइल। ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया है ना? बात समझ में आ गई ना ये वाली सबको? अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो क्या है? बेंजाइल। ये ग्रुप है तो फिनाइल। ठीक है? इसमें बेंजाल भी होता है। अगर आप एक एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो C6H5 अगर C रखेंगे ना, अगर हाइड्रोजन और एक निकाल दोगे तो बेंजाल भी हो जाता है। ठीक है? ओके देन यू हैव नाउ दिस। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। कितने कार्बन की रिंग दिख रही है, चेन दिख रही है आप लोग को? ये गिनो। 7 कार्बन की चेन है। पेरेंट चेन इज हेप्टेन। यस, तो हेप्टेन बिकम्स पेरेंट, तो फिनाइल सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल हेप्टेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल हेप्टेन हो जाएगा। एकदम क्लियर? यहीं पे अगर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है NO2 के साथ, क्या है? 4 कार्बन की चेन NO2 के साथ है, तो ये क्या रहेगा? नाइट्रोब्यूटेन रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हमारा टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स में आता है, तो नाइट्रोब्यूटेन। बरोबर है कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं? है ना? अब उसमें नंबर 1 2 3 4 है ना, तो 3 पे फिनाइल, 1 पे नाइट्रो। प्रेफरेंस तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देंगे नंबरिंग का, ऑफ कोर्स। ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो भाई 2 और 4 ये तो लोएस्ट सम रूल को भी तोड़ रहा है। अगर ऐसा करता 1 2 और 3, तो 1 और 3 लोएस्ट सम रूल भी फॉलो हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर भी मिल रहा है, और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है कि नहीं? लोएस्ट सम रूल को नहीं भूलना, पिछले सेशन में भी बताया था। ठीक है? यहां पर क्या फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल है। अब इसको बेंजाइल अल्कोहल वैसे तो बोलते हो, लेकिन अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या होगा? अगर इसका IUPAC नेम लिखने को होगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि भाई मिथाइल अल्कोहल है जिसमें फिनाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? तो फिनाइल मिथेनॉल क्या हो जाएगा? फिनाइल मिथेनॉल। बट क्या आपको फिनाइल मिथेनॉल कभी जिंदगी में बोलने को आएगा या लिखने को आएगा? नहीं, आपको हमेशा बेंजाइल अल्कोहल ही आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है? यहां पर क्या है? क्लोरोप्रोपेन। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा दिया? 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। करेक्ट? समझ आ गई बात? बढ़िया। MCQ देखो, चलो फटाफट बताओ इसका IUPAC नेम। ये तो अभी बताया ना मैंने, 1 नाइट्रो 3 फिनाइल ब्यूटेन। यस। अगर सपोज ये नाइट्रो ग्रुप नहीं होता, सपोज जस्ट फॉर फन, सपोज ये नाइट्रो ग्रुप नहीं होता, हाँ जस्ट फॉर फन, और यहां पर 3 कार्बन होते, तो क्या लिखते नाम? तो ये ब्यूटाइल बेंजीन हो जाता, क्योंकि ये इससे छोटी चेन हो गई। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, अब वो 4 कार्बन की चेन हो गई, तो वो ब्यूटाइल बेंजीन हो जाता। ट्रिक क्वेश्चन समझा? कैसे बना सकता हूं? यस। इसका नाम क्या होगा? ये बहुत इजी है, चलो बताओ। बेंजाल्डिहाइड का असली नेम मैंने हमेशा बताया है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी बहुत डिटेल में सिखाया है कि कोई क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, क्लोज होगा, तो कार्ब ये वर्ड लिखने का हमेशा, है ना? तो बेंजाल्डिहाइड को लिखने का तरीका है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ये तो नंबर 1 होगा क्योंकि भाई ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। फिर 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, यानी कि 3 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। यस, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बॉम्बे। यस, बात समझ में आ रही है? यस। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए अगर 2 चीजें अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप से चेंज की हुई है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, रिवाइज कर लो। ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा कहां यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। अगर एक या मोर लेस देन 2 या मोर देन 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बात नहीं करनी ऑर्थो, मेटा, पैरा की। ऑर्थो को बोलना है O, मेटा को बोलना है M, पैरा को बोलना है P। बात समझ में आ गई? ऑर्थो इज व्हाट पोजीशन? ऑर्थो इज 1 2 और 1 6। ऑर्थो इज 1 2 और 1 6। मेटा इज 1 3 और 1 5। पैरा इज 1 4। पैरा इज 1 4। जब 2 ग्रुप्स लगे हो तो ये। अच्छा, ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है? कॉमन नेम है क्या IUPAC नेम है? इसमें भी गड़बड़ करते बच्चे। क्या है? कॉमन नेम है। IUPAC में तो नंबर लिखते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा लिख के क्या करेंगे बच्चों? है कि नहीं?
अगर पोजीशन नंबर 1 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, ऑर्थो। 1 3 1 5 रहेगा तो मेटा, और 1 4 रहेगा तो पैरा, बरोबर। OMP मैंने ऐसे याद करने को बोला था, OMG होता है ना, ओ माई गॉड, वैसे ये OMP है, ओ माई पॉड बोलना है तो बोल सकते हो, या ओ माई प्रभु बोल दो, गॉड को तो प्रभु ही बोलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, इजी है। पोजीशन यहाँ पर जैसे क्लोरीन क्लोरीन लिखा हुआ तो इसको आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते थे कॉमन नेम में, या IUPAC में ऑफकोर्स 1 2, ऑर्थो की जगह क्या बोलोगे 1 2। सेम भाई यहाँ पर है भाई, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो मेटा नाइट्रो, मेटा डाई नाइट्रो बोलोगे, या फिर 1 3 डाई नाइट्रो बोल दोगे, है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 अलग अलग हैं तो उनकी नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा नंबर आप बोलोगे कि सर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स तो बरोबर, लेकिन अगर प्रायोरिटी ऑर्डर तो हमको पता है ना फंक्शनल ग्रुप का, करेक्ट। अगर मुझे ऐसा दिया समझो फॉर एग्जांपल कि भाई एक अल्डिहाइड, क्या है, एक अल्डिहाइड है और एक नाइट्रो है, तो इसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अल्डिहाइड को प्रायोरिटी ज्यादा है, नाइट्रो को प्रायोरिटी कम है। अरे बोले हाँ यार, समझ में आया ना, तो मेरे को नंबरिंग कैसा, तो ये 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ आती है नंबरिंग की, कि भाई अगर ये दोनों आयोडीन ब्रोमीन दोनों ही हैलोजन है, दोनों ही टाइप 2 है, दोनों ही एक ही कैटेगरी के, तो अब किसको नंबरिंग दूं, तो यहाँ पे उन्होंने आपको क्लियर करके दे दिया कि भाई नंबरिंग कैसे करनी है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करनी है। बात समझ गया, ब्रोमीन को छोटा नंबर दो, आयोडीन को बड़ा नंबर दो, है ना। इनकरेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिखाया पहले, फिर करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिखाया, मैंने आपको पहले ही सही लिख के बता दिया था, ठीक है नहीं, करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। बात समझ में आ गई। तो पी ब्रोमो आयोडोबेंजीन होगा, ना कि आयोडो ब्रोमो, है ना। ओके यहां पे बताओ, अब बताओ मुझे कि नाइट्रो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप ये दोनों ही टाइप 2 हैं। नाइट्रो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप ये दोनों ही टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों प्रीफिक्स बनना चाहते हैं ना, है कि नहीं। तो नाइट्रो क्लोरो दोनों ही टाइप 2 है, तो दोनों ही ऑफकोर्स प्रीफिक्स बनना चाहते थे। तो 1 2 3 गलत है कि सही है, क्लोरीन पहले आना चाहिए कि नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये गलत है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 क्लोरीन, सी पहले आता है ना, ABCD पढ़ो, ABCD है ना, सी पहले आता है ना, N बाद में आता है ना, तो इसलिए क्लोरो फिर नाइट्रो। फिर इफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स इज गिविंग अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल दिया था, जैसे एनिलीन ये नाम दे रहा है, NH2 क्या दे रहा है नाम, स्पेशल नाम क्या दे रहा है, एनिलीन नाम दे रहा है, तो फिर बाय डिफॉल्ट उसको नंबर 1 यानी, अच्छा स्पेशल नाम कब देगा भाई, वो जब वो टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप होगा, है कि नहीं। टाइप 1 के सारे फंक्शनल ग्रुप तो आपको याद करवा दिए ना, एसिड्स, फिर उनके डेरिवेटिव्स, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, ये पूरे मैंने याद करवाए हुए आपको, राइट, टाइप 1 के सारे। क्लोरो एनिलीन बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो एनिलीन भी बोल सकता था, IUPAC में 2 क्लोरो एनिलीन भी बोल सकता था। क्या ये कुछ बाउंसर जा रहा है क्या, समझ में आ रहा है सब। इसका नाम बताओ सब लोग, इसका कॉमन नेम भी बताओ, IUPAC नेम भी बताओ। 3 2 1 है ना, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, कॉमन नेम मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना, जैसे कि यहां पर। अच्छा यहां पर थोड़ा सा आप स्पेशल चीज को ध्यान देना जरा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये जो CH3 है ये भी प्रीफिक्स बनता है, ये भी प्रीफिक्स बनता है, इसको कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं। NO2 ये भी प्रीफिक्स बनता है ना। तो सवाल ये है कि मैं किसको नंबरिंग का प्रेफरेंस दूं। अब आपको यहां पर सवाल आएगा, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से देखोगे, दोनों तरीके से आपको करेक्ट नाम ही मिलेगा, गलती होने के चांस ही नहीं है। अगर आप अल्फाबेटिकल से भी देख लेते तो भी गलत नहीं जाते, बट रियलिटी क्या है कि क्या CH3 लगने से एक स्पेशल नाम आ रहा है, टोलुइन। हाँ, तो जब टोलुइन आ रहा है तो आपको CH3 को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेरेंट कंपाउंड का नाम ही बदल दे रहा है ना, समझे कि नहीं समझे। वो पेरेंट कंपाउंड का नाम बेंजीन से टोलुइन कर दे रहा है, तो इसलिए उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा नंबरिंग का। क्या ये बात समझ में आई। यस, यहां पर OH ग्रुप लगने से बेंजीन जो रिंग थी उसको फिनॉल बनने का मौका मिला, तो इसलिए OH ग्रुप। और ऐसे भी देख सकते हैं कि OH जो है वो टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको तो प्रेफरेंस। ये पैरा ब्रोमोफिनॉल होगा कॉमन नॉमेनक्लेचर में, P ब्रोमोफिनॉल, यस, और IUPAC में 4 ब्रोमोफिनॉल। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। एक एक एग्जांपल करते जाओ, कोई और अपने को कोई घाई नहीं है, अपन आराम से एक एक एग्जांपल, एक एक स्लाइड, सब चीज आराम से करेंगे, ठीक है।
घाई का काम शैतान का होता है। चलो यहां पे क्या होगा, क्या NH2 लगने से एनिलीन बन रहा है, बोलो हाँ या ना। अच्छा तो क्या यहां पे मैं ऑर्थो बेटा पैरा यूज करूंगा क्या, पहले ये बताना। नहीं, क्योंकि 3 ग्रुप है, ध्यान से देखो, 2 नहीं है। मैंने क्या बोला था, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए ही ऑर्थो मेटा पैरा यूज करेंगे। यहां पर 3 आ गए तो मैं सीधा IUPAC नेम लिखूंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब गलत नंबरिंग दिखा रहा हूं, पहले क्या दिखा रहा हूं, गलत नंबरिंग। गलत नंबरिंग क्यों है, यहां पे 1 + 5 + 6 क्या आ रहा है, 12 है ना, लोएस्ट नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर उल्टे साइड से नंबरिंग करता, कहां से, NH2 को अभी भी नंबर 1 दूंगा, लेकिन 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है, 6, लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट सम रूल वापस से हेंस प्रूव हुआ, समझ आया बढ़िया तरीके से, बोलो हाँ या ना बच्चों, बहुत अच्छे। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, वाई 3 इथाइल 2 मिथाइल, थर्ड पे इथाइल 2 पे मिथाइल, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है एम बाद में आता है बच्चों। ठीक है, यहां पे बताओ, चलो आप लोग बताओ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फटाफट आप खुद सॉल्व करो। क्या नाम रहेगा, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल। अगेन मैं आपको पहले हाईएस्ट कॉम्बिनेशन, फिर वो रॉन्ग है, फिर लोएस्ट कॉम्बिनेशन, इस तरह से बना के दिखा रहा हूं। बट सारे आपको नहीं लिखने, आपको सिर्फ करेक्ट वाला समझ लेना है। ठीक है, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल। क्लियर। हमने एक जेई के प्रीवियस ईयर IUPAC का क्वेश्चन भी सॉल्व किया 2019 का, जहां पे बेंजीन रिंग में नीचे का नाइट्रो और क्लोरो लगा के उन्होंने पूछा हुआ आपको इस तरह का क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो। यहां पे अगर 2 ग्रुप से ज्यादा प्रेजेंट है, अगर क्या 2 ग्रुप से ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपको वापस से लोएस्ट कॉम्बिनेशन ही देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे यहां पर देखोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो गलत आ रहा है, देखो लंबा नंबर आ रहा है ना, और अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो छोटा नंबर आ रहा है। यस बच्चों, ऑब्वियसली आपको पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से कौन सा लेना है। ये बहुत इजी लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे यहां पर है मिथाइल मिथाइल ब्रोमीन, अच्छा पहले ब्रोमो और मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, यस, बट ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, लोएस्ट सम रूल को, ये बात मत भूलना, है कि नहीं, राइट। तो यहां पे क्या होगा, आपका जो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन वो गलत हो जाएगा, आपको होना चाहिए लोएस्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि 1 + 2 + 4, इस तरह से, समझ गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, चलिए बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। यस, ये क्या है, 2 सेकंड पोजीशन, ये नंबर 1, क्योंकि टोलुइन स्पेशल नाम है, तो आप समझ गए। अच्छा, टोलुइन तो CH3 को तो नंबर 1 मिल गया, स्पेशल नेम दे रहा है। फिर 4 और 6 है ना, 1 2 4 और 6 ऐसा है ना। बाय द वे, दिस इज फेमसली नोन एज, एवरीबडी सीन इट इन कार्टून्स, टॉम एंड जेरी, है ना। वो टॉम जेरी को उड़ाने के लिए ऐसा करता है, फिर वो नहीं होता, फिर वो खुद ही उड़ जाता है, देखा ना। हाँ, एक ऐसा डायनामाइट लगा के, TNT बोलते इसको, बेसिकली डायनामाइट, है कि नहीं। फन फैक्ट, डायनामाइट किसने बनाया था, Who was the guy who made dynamite? आप सबने उसका नाम सुना है, पर बहुत कम बच्चों को यह पता होता है कि अच्छा ये इसने बनाया था डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था बच्चों। फन फैक्ट, मेरा तो काम है, मैं आपको ऐसे फन चीजें बताते रहता हूं। नोबेल पीस प्राइज के रचयिता अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट बनाया था। उसकी बहुत सुंदर सी कहानी है, हाउ साइंस कैन बेनिफिट द वर्ल्ड। उन्होंने डायनामाइट बनाया, पूरी जिंदगी बहुत पैसा बनाया, अंधा पैसा बनाया बंदे ने डायनामाइट से। बारूद बहुत यूजफुल चीज थी ना वॉर में, उस टाइम तो क्या वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर वो वर्ल्ड वॉर, सब एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। बहुत पैसा बनाया बंदे ने। जब वो बूढ़ा हो गया और मतलब जब उसकी मरने का उसका टाइम आया, तब उसको गिल्ट फील हुआ कि यार मैंने इतना पैसा बनाया फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाता हूं। तो उसने एक फंड सेटअप किया कि पूरी दुनिया में जो पीस फैलाएगा, है ना, पीस, नोबेल शांति पुरस्कार, जो अच्छी केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस में अच्छे कंट्रीब्यूशन करेगा, उसको मेरी तरफ से फंडिंग के लिए पैसा देना और उसकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी डिस्ट्रक्शन किया, अब कंस्ट्रक्टिव चीजों में मेरा पैसा यूज होगा। कितनी सुंदर कहानी ना, इसलिए नोबेल प्राइज का गठन किया गया, है ना।
स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ है, NH2 है ना। अच्छा ये बताओ मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट है ना बच्चों। अच्छा इसका नाम क्या है, फिनॉल, इसका नाम क्या है OCH3 वाले का, एनिसोल नाम है, क्या नाम है, एनिसोल। ये एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन, ये क्या है, एनिसोल, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड ऑफ कोर्स, ये क्या है, ओके। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ M डाइनाइट्रो, मेटा डाइनाइट्रो, ABCD, चलो फटाफट बताओ। ऑफ कोर्स द आंसर इज बॉम्बे, दैट इज बी, मेटा। पहला वाला कौन सा है, ऑर्थो, सेकंड वाला कौन सा है, मेटा, थर्ड वाला कौन सा है, पैरा, फोर्थ वाला क्या है, ऑफ कोर्स नहीं कुछ नहीं है, नन ऑफ द अबव है। यस इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, चलो बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, ऑफ कोर्स बेंजोइक एसिड नाम है इसका, यस इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं MOPs ऑफ बेंजीन की, ऑफ कोर्स इसमें से मेजॉरिटी चीजें हमने कवर की हुई हैं, अगेन विल जस्ट ब्रश थ्रू फटाफट। चलो एसिटिलीन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एल्काइंस में कर लिया था, 3 मोल एसिटिलीन लो, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी इसके जो बॉन्ड्स वगैरह थे वो सब एक साथ मिलके साइक्लाइजेशन है ना, इसको साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रीफॉर्मेशन, अलग अलग मैंने नाम भी बताए थे, ठीक है। तो इसको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 3 एसिटिलीन 6 कार्बन, 3 एसिटिलीन का मतलब 6 कार्बन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसिटिलीन और ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, काफी सिंपल। दूसरा फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, मैंने सबसे पहला आपको जो रिएक्शन बताया था वो था डीकार्बोक्सिलेशन, बस फर्क ये है कि वहां पे हमने एलिफैटिक का किया था, यहाँ पे हम लोग किसका कर रहे हैं, एरोमेटिक का। मैंने आपको कहा था कि समझो मैं RCOONA, ये याद होगा, मैंने बोला था कोई भी एसिड का मैं क्या ले लेता हूं, सोडियम सॉल्ट, और उसको NaOH, सोडा लाइम है ना, ये बोला था ना, सोडा लाइम, ये तो NaOH ये ना पूरा ये इधर से ऐसा निकल जाता है, तो H बचता है और R बचता है, RH वॉज एल्केन। अब R की जगह पे C6H5 होता तो ये बेंजीन बन जाता, सिंपल, और Na2CO3 आपका हमेशा ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट रहेगा, एकदम सिंपल है, बस यहीं पे उसको अप्लाई होता हुआ देख लो। ये एल्केन्स में एकदम स्टार्टिंग में, पहले रिएक्शन स्टार्टिंग में ही था, ये सोडा लाइम है ना, इस तरह से। और मैंने आपको यहां पर देखो ये निकलता हुआ भी दिखाया, CONA पूरा निकाल लो, इसमें से COONA निकाल लो बेंजीन में से, उसमें से NaOH में से NaO निकाल लो, पूरा मिला के Na2CO3 बन गया, और बचा क्या, यहां से C6H5 बचा और यहां से H मिल गया तो बेंजीन बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इसको आप जेई के लैंग्वेज में अगर देखा जाए ना, इसको एक बहुत पॉपुलर टर्म हमेशा होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन नंबर कम हो रहा है ना बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, स्टेप डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप, हाँ, जिसमें कार्बन नंबर बढ़ता है उसको स्टेप अप बोलते हैं, तो कार्बन नंबर कम होता है उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। सिंपल, मतलब ये लॉजिकल है, इसमें वैसे कुछ है नहीं बड़ा चीज, ठीक है, ओके। और यहां पर H जो है वो इसको मिल गया तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। समझ आ रही बात, ठीक है। फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन, ये बहुत सिंपल चीज है भाई। फिनॉल में क्या है, OH है, जिंक को किसके लिए अफिनिटी है, ओजोनोलाइसिस में पढ़ाया था, जिंक को हाई अफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, यस। तो जिंक क्या करेगा, बोलेगा ऑक्सीजन मेरे को दे, है ना। जैसे तुम्हारा क्राइम मास्टर गोगो है ना, वो लोगों की आंखें निकाल लेता है, सुना कौन सी पिक्चर है वो, अंदाज अपना अपना, है ना। क्राइम मास्टर गोगो लोगों की आंखें निकालता है, वैसे ये क्राइम मास्टर जिंक है, ये आके चीजों में से ऑक्सीजन निकाल के भाग जाता है, ठीक है। ये जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स है ना। जिंक को जब आप हीट, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर के साथ आप हीट करो चीजों को, तो मस्त रिडक्शन होगा, जिंक ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, क्या बचेगा, C6H5 तो था ही, मतलब ये पूरा फिनाइल ग्रुप था, और एक H छोड़ के गया, तो वो H भाई साहब यहां जुड़ गए, क्या बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेंजी बन गई, बेंजीन। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेंजी है ना, बेंजीन, मैं बेंजी बोलता हूँ, ठीक है, हमारी दीदी। चलो यहाँ पर फिनॉल प्लस जिंक क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बोलो, फिनॉल प्लस जिंक क्या बनेगा, बेंजीन। ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंपल, राइट। C6H5COONA in the presence of X gives this. What is X? X is combination of two things or only one? NaOH plus CO. What do you call it? You call it soda lime. Call it soda lime. Soda and lime. Yes. Lime is quick lime ना, CO. काफी easy. Soda is NaOH, caustic soda. खत्म, देखो कितना easy था, हो गया
प्रॉपर्टी MOPs ऑफ बेंजीन डन डस्टेड, मजाक। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट। चलो बेंजीन के साथ में पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का सारा पहले तो हम ये समझेंगे कि बेंजीन की थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करती है, ये कॉन्सेप्ट जरा समझना, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान देना। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 है। अब बोलोगे हाँ सही है, तो जो पाई बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं बेंजीन के? अब बोलोगे सर पाई बॉन्ड्स तो वीक होते हैं, पाई बॉन्ड्स तो हमेशा वीक, पाई बॉन्ड अपने आप में एक वीक चीज है। हाँ डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। डबल में तो सिग्मा प्लस पाई का कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ पाई बॉन्ड को इंडिविजुअली देखो तो ये वीक है। क्यों वीक है भाई? क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज हुए, देखो एरो से मैंने दिखाया, और मैंने बताया ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर को या तो आप एक डबल हेडेड एरो से बताओ या तो ऐसे पॉजिटिव या फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे। ये इससे ज्यादा करेक्ट क्या होना चाहिए था, रेजोनेंस एक ही सिंगल डबल हेडेड एरो, है ना। ये तो क्या रिवर्सिबिलिटी के लिए होता है ना, ठीक है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने ऑलरेडी सारी बातें बताई हुई ना, इनका नाम क्या बताया था मैंने, जो एग्जिस्ट नहीं करते वो स्ट्रक्चर्स, इनको मैंने कहा था कैनोनिकल। क्या बोला था? कैनोनिकल। और जो रिंग फॉर्म है वो क्या है, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सारी चीजें बोली हुई है ना, फिर से देख लो, राइट। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है, जो मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल है। क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, एक चार्ट बताया था एरोमेटिक और एलिफैटिक का, वहां कहा था मैंने कि एरोमेटिक वाले जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद करते। क्या पसंद करते गधे बच्चों? हाँ सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ठीक है, बट कौन सा, उसमें भी तो बहुत सारे ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, सारे किए हमने। मैकेनिज्म हमको पता है कि अच्छा फ्री रेडिकल भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। ये वाले कौन से प्रेफर करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। बताइए क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जब कोई जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमारा बुकानंगा हाइड्रोजन, गरीब वाला, हमारा गरीब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके आता है और बेंजीन को देखते उसके मुंह से लार टपकने लगती है कि ओ हो वाह, 3 पाई इलेक्ट्रॉन खुले घूम रहे हैं, अच्छा। हाँ वो जो ऐसे मतलब वो जो गंदे लड़के, मतलब जो दुष्ट लड़के होते हैं ना, जो लड़कियां छेड़ते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल वैसे हैं, गंदे लोग, है ना। ये देख रहे हैं अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन बाहर घूमा, छेड़ देंगे हम तो, है ना। ये अच्छी बात नहीं, ये नहीं सीखनी, लेकिन ये लोग करते हैं, ठीक है ना। हमको इलेक्ट्रोफाइल जैसे, डोंट बी लाइक इलेक्ट्रोफाइल। वो एक ऐसा मीम आता था ना, बी लाइक जैक, बी लाइक जॉन, है ना, मीम आता था ऐसे, जॉन डज नॉट इंटरफियर इन अदर पीपल्स बिजनेस, प्लीज बी लाइक जॉन। वैसे ही है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज डोंट बी लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। सो कहने का अर्थ यह कि जब वो इलेक्ट्रोफाइल ये देखता है कि यहां पर 3 ऐसे पाई बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स के सेट्स हैं जो बहुत इजीली जो अवेलेबल है, जैसे मर रहे कि आओ हमारे ऊपर अटैक कर लो भाई, हम तो पागल हैं, तो वो उनके ऊपर अटैक कर लेता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना बहुत ही लाजमी सी बात है। अच्छा, क्या इसका अर्थ ये, क्या इसका मीनिंग मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है, होता है, बट अंडर वेरी फ्यू कंडीशंस, उसके स्पेसिफिक कंडीशंस है। आपके पूरे सिलेबस में अगर मैं मिला के बोलूं तो गिन के 5 या 6 रिएक्शन ऐसे होंगे, गिन के, शायद वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5-6 रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एरोमेटिक रिंग में, बट ज्यादा मेजॉरिटी केस में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा बाय द वे, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए हर बार मैं ये वर्ड अब यूज नहीं करूंगा, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा EAS। क्या बोलूंगा बच्चों? EAS का मतलब समझ जाओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, समझिए। अगर सिर्फ ES बोला तो वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, वो तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन EAS बोलूंगा मतलब एरोमेटिक, समझ गए बात को, है ना। अच्छा, दूसरा फंडा है एडिशन रिएक्शंस का, दूसरा फंडा है एडिशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिस चीज में अनसैचुरेशन है वहां एडिशन होने का स्कोप तो हमेशा रहेगा ही, ऑफ कोर्स, है कि नहीं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आप बोलोगे सर ये तो अभी हमको रट गया है यार, क्या कि कोई भी डबल बॉन्ड वाली वस्तु लो, कोई भी ऐसा कंपाउंड लो जिसमें डबल बॉन्ड है, जैसे बेंजीन, उसमें हाइड्रोजन लगा दो, क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, और क्या चाहिए, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर रैने निकल, हमारा फेवरेट है ना। अगर निकल यूज करेंगे तो अच्छे खासे टेम्परेचर पे क्या करना पड़ेगा, हीट। प्लैटिनम पैलेडियम करते तो हीट नहीं करना पड़ता, है कि नहीं। कहां गया ऐसा, सॉरी।
तो ये अंडर स्पेशल कंडीशंस करेगा। नॉर्मली बेंजीन क्या प्रेफर करता है, क्या एडिशन रिएक्शन अंडरगो करना? नहीं, नॉर्मली तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है। लेकिन यहां पर तुमने निकल भी दिया, तुमने हाइड्रोजन भी दिया, प्रेशराइज भी कर दिया, तुमने हीट भी कर दिया, अब तुमने उसके पास चॉइस नहीं छोड़ी, उसको करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? तो यहां पर क्या बन जाएगा, सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, सब होमोलिटिक फिशन होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, निकल यहां पर कैटलिस्ट है। देखो हर एक चीज आपको हाईलाइट होती हुई समझ में आ रही है और आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे बस एक हेक्सागोन भी बना देते तो भी साइक्लोहेक्सेन माना जाता। Benzene also reacts with 3 molecules of chlorine in the presence of bright sunlight or UV light to give benzene hexachloride. Now again, I ask you the same question, you tell me the same answer. Does benzene prefer addition? No. Normally it prefers electrophilic substitution. But यहां पर कुछ मैंने कहा जैसे गिने चुने रिएक्शन है जहां पर एडिशन, या आगे ऐसे थोड़े से कुछ रिएक्शन जहां पे न्यूक्लियोफिलिक भी आपको बताऊंगा। अब यहां पर एडिशन ऑफ क्लोरीन, ये जो है ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके ऊपर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में ओवर द इयर्स भर भर के एमसीक्यू आए। क्यों आए हैं अभी बताऊंगा। तो जब बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन मतलब टोटल कितने हैं? 3Cl2 मतलब टोटल 6 क्लोरीन एटम है बच्चों, ध्यान से देख लेना। अच्छा, क्या मैंने आपको यह बताया कि सनलाइट या यूवी लाइट में सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके दिखा था ना हमने पूरा चेन रिएक्शन, मीथेन से CCl4, याद है सबको? ये इसके स्टेप्स भी बताए थे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, बहुत लंबा चौड़ा पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी बताई थी मैंने, आपको याद होगा। अच्छा, मैं बार बार इसलिए छोटा छोटा बताते रहता हूं कि दिमाग में फ्रेश रहे। एरोमेटिक ऑर्गेनिक में ये जरूरी है। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस करा? क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस करा? ये अगेन ये स्पेशल सर्कमस्टेंस बन जाता है। जब आप एक्सेस क्लोरीन लेके और यूवी लाइट भी डाल देते हो ना, तो बेंजीन बोलता है भाई मैं हाइड्रोजन छोड़, मैं तो सब जगह पे क्लोरीन ले लूंगा और सब जगह से क्या कर लूंगा? पाई बॉन्ड एलिमिनेट। क्योंकि यूवी लाइट क्या फेवर करता है, आप भूलो मत, बता चुका हूं। यूवी लाइट क्या फेवर करता है? यूवी लाइट या बहुत सारी हीट रहेगी तो क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन फेवर करेगा। सब्स्टिट्यूशन छोड़ के क्या बोलेगा वो? ये छोड़ ये कर, होमोलाइटिक फिशन कर, समझे? अब होमोलाइटिक फिशन जब वो करेगा तो सब जगह क्लोरीन ऐड हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से जरा देखना बच्चों, आपको ये हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें कार्बन कितने? कार्बन कितने आप बोलोगे सर? 6, गिन लो। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6। क्लोरीन कितने बच्चों? 6। तो इसलिए समझे बेंजीन हेक्साक्लोराइड को स्पेशल अटेंशन या उसको एमसीक्यू में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसका नंबर है 666। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नोन एज 666? क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहां पर इनफ नहीं हो जाता, यहां पर इनफ नहीं हो जाता, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके बारे में। इसको दूसरा नाम BHC भी, आप बोलोगे सर BHC में क्या है? BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इसको ऑल्सो, इसका एक, इसके बहुत सारे अलग अलग आइसोमर्स भी होते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग आइसोमर्स भी होते हैं। मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं, जो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। इस बेंजीन हेक्साक्लोराइड का अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म ऐसे अलग अलग होता है, ठीक है। इसका जो गामा आइसोमर होता है, क्या होता है बच्चों? याद कर लेना, क्या होता है? गामा आइसोमर। और इसको अपनी बुक में टॉप मार्जिन में लिख लेना, ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूं। गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज कॉल्ड लिंडेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिंडेन, LINDANE, लिंडेन, ठीक है। BHC को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम 666 भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके गामा फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लिंडेन, which is used as a pesticide, is used as a pesticide or an insecticide, समझे? मतलब बेसिकली कीड़े मकोड़े मारने के लिए एक, मतलब एक टॉक्सिक चीज है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए वगैरह, डिसइंफेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये कंपाउंड है, इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो उसको? ये बिकॉज ये नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। माइथोलॉजी में, फिलॉसफी में इसको डेविल्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायद ही आप लोगों ने नहीं सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे। 666 को क्या माना जाता है?
डेविल्स नंबर, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन है, तो इसलिए इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए ओवर द इयर्स, ठीक है ना। आपको ऑफकोर्स डेविल्स नंबर से कोई लेना देना नहीं, आपको पेस्टिसाइड उसका यूज याद रखना है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि C6H6Cl6 याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि उसको 666 भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है कि उसका गामा आइसोमर बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंडेन, और आपको उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि BHC याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि वो बना कैसे, बेंजीन में डायरेक्ट क्लोरीनेशन किया। कैसा, बेंजीन का क्या किया, डायरेक्ट क्लोरीनेशन किया। यस, चलो बढ़िया। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं इसका नाम, गैमेक, ये भी नाम एक्स्ट्रा एक लिख के रख लो, लिंडेन भी बोलते हैं और गैमेक्सीन, नाम जरूर सुना होगा, लिंडेन, गैमेक्सीन। डेविल्स नंबर शायद बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा। आपको एक फन फैक्ट बता दूं, पेरिस, आप फ्रांस जाओ, पेरिस में एक बहुत फेमस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस म्यूजियम्स है, इट्स कॉल्ड द लूव्र। उसके बाहर एक ग्लास का पिरामिड बनाया उन्होंने, उस पिरामिड के अंदर कांच के टुकड़े, कांच के पेन्स लगाए हुए, एग्जैक्टली 666 पेन्स लगा के उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है पॉप कल्चर में, ठीक है। तो मेरे जैसा कोई अतरंगी टीचर होगा तो वो तो तुम्हारे को जेईई में ऐसा भी क्वेश्चन बना के दे देगा, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसोसिएटेड विद डेविल्स नंबर। तुम्हारी जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर लेगा जेईई के पेपर में। बट थैंकफुली मेरे जैसे पागल नहीं है वहां पे बैठे हुए जेईई का पेपर बनाने के लिए, नॉर्मल लोग हैं। तो तुमको वो पूछेंगे इंसेक्टिसाइड है, गैमेक्सीन है, लिंडेन है, यही पूछेंगे, ठीक है। शुक्र मनाओ मेरे जैसा कोई नहीं बैठा वहां, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी नॉलेज भी टेस्ट करने लग जाऊंगा, ठीक है। चलो, okay, so benzene reacts with 3 moles of ozone giving 3 benzene triazonide। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, ओजोनोलाइसिस में, याद है? मैंने एक ये फिजेट स्पिनर जैसा स्ट्रक्चर बोला था, याद है सब बच्चों को? उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइओजोनाइड। और वही ट्राइओजोनाइड को मैं फर्दर जिंक डस्ट इन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं सेकंड स्टेप में, तो क्या बनता है, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। यहां पर वो, ये मैंने आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी पिछले सेशन में। 3 ओजोन, बॉन्ड्स को ब्रेक करो, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, बीच बीच में ऑक्सीजन लगाओ, ये फिजेट स्पिनर बनाओ, मस्त प्यारा सा दिख रहा है आपको एकदम, यस। फिर उसको 3 मोल जिंक के साथ में रिएक्ट कर लो, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर H2O2 है, ये हर एक इसको एक्सट्रैक्ट करके क्या कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप बोलोगे सर जिंक ऑक्साइड क्यों नहीं बना रहे? हाँ, अगर आप जिंक भी एक्सेस में लेते, क्या करते हैं, जिंक भी एक्सेस में लेते तो आपका बाय प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड बनता, बट हमको बाय प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बात समझ रहे हो? अच्छा, ये भी याद कर लेना, जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ग्लाइऑक्सल के क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जो मैंने जिंक के फॉर्म में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लियर? फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विद जिंक गिव्स, ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, फिनॉल विद जिंक, फिनॉल ऑन जिंक बेंजीन, फिनॉल को रिड्यूस करके बेंजीन बनाया था। Benzene reacts with chlorine in the presence of bright sunlight to give BHC or gamexane, or also called lindane। एकदम इजी लग रहा है ना अभी, एकदम फट फट लाइक अ ब्रीज, फट फट जा रहा है ना। एसिटिलीन गिव्स बेंजीन ऑन विच रिएक्शन बच्चों? एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है, क्या करेंगे? ऑब्वियसली साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इससे बेंजीन बना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मोर करेक्ट टर्म वुड बी ट्राइमेराइजेशन, 3 स्पेसिफिक है ना, ऑफ कोर्स। बेंजीन प्लस ओजोन गिव्स A, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, which further on reacting with zinc and water gives ग्लाइऑक्सल। कितने मोल्स? 3 मोल्स, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट करते हैं।